And now the personality we'd all been waiting for. तो चलिए इस पैनल के हमारे गेस्ट स्पीकर का वेलकम करते हैं जोरदार तालियों से. प्लीज वेलकम वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी हरियाणा श्री GL शर्मा जी. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे. शर्मा जी हेलो. और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के हरियाणा ग्रोथ समिट 2024 सीजन 2 में. और लगातार हम हरियाणा की ग्रोथ पर बात कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, और अब राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल चल रहा है. हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के और तैयारियां जोरों पर हैं. और GL शर्मा जी के बारे में बता दूं, हमारे बड़े भाई भी हैं और साथ में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गुरुग्राम से विधानसभा की टिकट की बीजेपी से दौड़ में भी है. सबसे पहले GL शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के इस मंच पर. धन्यवाद. राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है? एक तरफ पहले तो क्योंकि आपके पास प्रदेश की भी जिम्मेदारी है उपाध्यक्ष के तौर पर, उस पर आएंगे और उसके बाद गुरुग्राम और टिकट पर भी चर्चा करेंगे. कांग्रेस कह रही है कि इस बार जिस तरह से लोकसभा में आधा साफ किया है, विधानसभा में पूरा साफ कर देंगे. और जिस तरह की परिस्थिति और स्थिति बन भी रही है, क्या लग रहा है? क्या इस बार लूज कर रही है बीजेपी या तीसरी बार का जो दावा कर रही है, क्या उस दावे में वो दम है जो पहले के दावों में दिखता है? सबसे पहले तो मैं चर्चा करूं, वैसे तो राजनीतिक पार्टी प्रत्येक की जब चुनाव होता है तो अपने अपने जीत के दावे करती है. कोई भी ये कहता ही नहीं कि हम हारेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे. लेकिन जो आंकड़े हैं और जो स्थितियां हैं, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुत नैरेटिव झूठे सेट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई और उसके बावजूद भी हम 44 सीटों पे जीते और वो 42 सीटों पे जीते. तो ऐसी परिस्थिति जो वो कह रहे हैं, पिछली बार 67 थी. नहीं, वो मैं जो कह रहा हूँ कि हमारे पास पिछली बार जो सरकार बनी, इससे पहले 2014 में सरकार बनी तो हमारे पास 47 सीटें थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ. लोकसभा में हमारे पास 10 सीटें थी, 10 सीटें थी. जो हमारी 3 सीट है बहुत लो मार्जिन से, लेकिन हमारा वोट बैंक परसेंटेज बढ़ा और हम 44 सीटों पे विधानसभा में जीते. कांग्रेस 42 पे जीती है. इतना होने के बावजूद भी तो कांग्रेस की ये सोच जो है, मुझे लगता नहीं, मेरे को तो सोच पे तरस आता है. अगर इस गलतफहमी में जीना है तो ज़रूर जिए. भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें होती हैं. एक तो वोट हासिल करना है, किसी भी तरीके से करना है और कैसे भी करना है. एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, काडर की पार्टी है, एक सोच के साथ चलने वाली पार्टी है. और हमारे लिए सोच जो है वो राष्ट्र हित सर्वोपरि है. सबसे पहले अपना देश, और देश के बाद में हम पार्टी की सोचते हैं. तो दोनों मामलों में अगर देश की बात करते हैं, 5 चीज़ एक व्यक्ति को चाहिए, वही देश को चाहिए. आपको मान सम्मान चाहिए. क्या देश का मान सम्मान बढ़ा है? सारे यहाँ पे जितने बैठे हैं, 2014 से 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? एक भी व्यक्ति किसी से पूछ लिए, मान सम्मान बढ़ा है. रक्षा सुरक्षा घर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे देश की हो, रक्षा सुरक्षा के मामले में भारत मजबूत हुआ है या नहीं हुआ है? तीसरी बात आती है आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो देश हो. आर्थिक दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? और इसके बाद में आदमी अपनी बात करता है इनर सुरक्षा की. उस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नीति सरकार ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है. देश को जो पहले अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, उनके समय में देश आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे था. मोदी जी पिछड़े घर के, एक आम घर के, साधारण घर परिवार के बच्चे ने जब देश संभाला तो वो आज देश आर्थिक दृष्टि से बड़े बड़े देशों को पछाड़ के आज 5वीं स्थिति पे हम हैं. रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो मैं तो अपने भाषण में भी कहता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि या तो हमने रामायण काल में सुना था कि हनुमान जी गए थे लंका में समुद्र पार करके माँ सीता की खोज के लिए, और उन्होंने माँ सीता की भी खोज की, साथ में लंका को जला के आए थे. या मोदी युग में, भाजपा की सरकार के युग में संभव हो पाया कि कभी पहले जब टेररिस्ट कोई गड़बड़ करते थे, हमारी फौज कहती थी तत्कालीन सरकार को LOC क्रॉस करने के लिए नहीं देते थे, डरते थे.
या अब हुआ है कि हमारे कमांडो अंदर गए, पाकिस्तान में ठोक के आए, जला के आए और वापिस सुरक्षित आए। ये अब समय आया है। नहीं, ये अच्छी ये बात परिवर्तन है। लोगों ने देखा है। देश जो है आगे बढ़ रहा है, देश की फौज जो अभी है मैं हरियाणा की बात करता हूँ। क्योंकि मोदी जी के सहारे ये हरियाणा तो नहीं जीतेंगे। मैं वही अब वापस हरियाणा पे मैं आता हूँ। जी, पहले जी। तो मैंने आपकी बात, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, समावेशी है, सर्वस्पर्शी है और एक ध्येय जैसे मैंने बताया कि हमारा ध्येय अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उद्धार, अंतिम व्यक्ति को किस तरह से पहली पंक्ति पे ला जाए, ये उद्देश्य लेके चलते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वाभाविक तौर पे दो तरह की बातें, या तो सरकार येन केन प्रकरण चलाइए, या जैसे पहले सिस्टम था 10 साल पहले 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रवाद था, भाई भतीजावाद था, असमान विकास की धारा थी, या मेरिट का कोई काम ही नहीं था। पहले मैं, नौकरी के मामले में तो ये था पहले मैं, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, और उसके बाद में बचे तो थोड़े थोड़े विधायकों को बांट दो। एक ये स्थिति हरियाणा में बनी हुई थी पुरानी सरकारों में। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था वो केवल 50% तो अपने ही क्षेत्र में विकास कराता था, बाकी 50 में जो 21 जिले बचे उनमें बंटता था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो भाई भतीजावाद था, मतलब चरम पे था, तो उन चीज़ों को समाप्त करना था। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, तो एक व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ और हमने ये नैरेटिव सेट किया कि जो हरियाणा का जो युवा था, जो ये सोचता था कि भाई हम पढ़ लें कितना ही, लेकिन बेटा तो फलाने मंत्री का या साला जीजा मामा फूफा उन्हीं का लगेगा, वो नैरेटिव को हमारी सरकार ने तोड़ा और मेरिट पे नौकरी देने का काम किया। आज हरियाणा का जो युवा है वो समझने लगा है कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा मेरिटोरियस हूँगा तो बिना पैसे के और बिना सिफारिश के मुझे नौकरी मिलेगी। ये काम ये व्यवस्था परिवर्तन का काम। दूसरा व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ कि जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन इन डेवलपमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा काम ये किया कि बेशक हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री करनाल से थे, आज भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी करनाल से हैं, लेकिन खाली करनाल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरे 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास का खाका सरकार ने खींचने का काम किया। व्यवस्था परिवर्तन। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं, हम गुरुग्राम में विकास के जिस सिर्फ जस्ट ए मिनट तीसरा जो काम हुआ, तीसरा काम ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार में एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा वहां तक पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही खाया जाता है। हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान में नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये भी व्यवस्था परिवर्तन किया कि जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाए वो बीच में नहीं खाया जाए, इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट आज के दिन लोगों के खाते में जा रहा है, बीच में कोई नहीं खा सकता। लेकिन एक बड़ा पैसा है जो सारा डायरेक्ट जो है ठेकेदारों के, भ्रष्टाचारियों के, इनके खाते में जा रहा है। अगर मैं इस पे ऐड करता हूँ, गुरुग्राम शहर में बैठे, मुझे बताइए, फरीदाबाद की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है आप जानती है, सड़कें खत्म हो चुकी है। रोजगार की आप बात करते हैं, रोजगार बेरोजगार कितने? मैं आपको आंकड़े दूंगा, मैं आपको आंकड़े दूंगा, मैं आपको आंकड़े बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रीज मेरे साथ बैठे, दीपक मैनेजर, बाकी लोग, दीपक जी को व्यापार की क्या हालत है, वो व्यापार छोड़ कर जा रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आंकड़े के सहित बताऊंगा। पहले की कंपैरेटिवली जब हम किसी की भी पार्टी या सरकारों की बात करते हैं तो उसमें कंपैरिजन करना जरूरी है, और सरकारी आंकड़े हैं, प्राइवेट है नहीं जिसको आप कह रहे हैं। तो मेरा जो कहना ये था कि जो आपने कही ठेकेदारों के खाते में, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लाभार्थी बीपीएल परिवार हैं सारा पैसा उनके खाते में जाता है, पंचायतों के पैसे में डायरेक्ट पैसा जाता है, और जितने भी जो सरकारी लाभार्थी हैं उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है। एलपीजी का अगर सब्सिडी जारी डायरेक्ट खाते में जारी है, 6,000 रुपया किसान को सम्मान निधि की शुरुआत पहले कभी नहीं हुई, पहली बार हुई, वो डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा है, उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ जो आप कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर बेरोजगारी की भी बात करते हैं तो देश को एक बात जरूर समझनी पड़ेगी, युवा बैठे हैं, आप सबको भी समझनी पड़ेगी, ये देश की एक
पूरे देश में एक कहावत है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। इसका कारण क्या है, इसके मूल में हमको जाना चाहिए। मेरे को ये 5-4 मिनट हैं समझाने की। बिल्कुल, आप आराम से समझाइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो नौकरियां हैं वो सरकारी और स्टेट की और केंद्र सरकारी, केंद्र सरकार की और अपनी प्रदेश सरकारों की नौकरी मिला के कुल 5 से 6% नौकरी सरकारी हैं। और जो मेरे भाई दीपक जी बैठे, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, या एक कोई व्यवसायी बैठा है, वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, एक दुकान से लेके, दुकान पे काम करने वाले से लेके बड़े से बड़े कॉरपोरेट ऑफिस तक की, वो नौकरी देश में 15 से 16% है। देश में कुल नौकरी ही 21 से 22% है, और 78% जो बच जाएंगे उनमें बिजनेसमैन बने, उनमें स्वयं का काम करेंगे, अपने आत्मनिर्भर भारत का जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने योजनाएं बनाई। और क्यों बनाई थी? यही सोच के बनाई थी। पहले क्या था, अगर मेरी उम्र के लोग बैठेंगे वो जानते होंगे, देहात में, गांव में या शहर में जो भी कोई ब्राह्मण का बेटा था वो मथुरा काशी जाता था, जो किसान का बेटा था वो अपना हल या ट्रैक्टर चला लेता था, अपने पेशे में चला जाता था, जो हमारे स्वर्णकार वंश का था वो अपने आभूषण की तरफ चला जाता था, जो हमारे प्रजापत समाज का था वो बर्तन की तरफ चला जाता था, जो हमारे सेन समाज का बेटा था वो अपने केश कला की तरफ चला जाता था। यानी पूरा गांव, जब भारत सोने की चिड़िया था, वो तब था जब हर व्यक्ति अपना अपना काम करता था। बीजेपी मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रवाद और धर्म की तरफ चली जाती है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, जो, क्योंकि अगर मान लो आप केवल समस्या, कोई सरकार आ जाए, किसी की भी सरकार आ जाए, नौकरी 22% से ज़्यादा है ही नहीं, देगी कहाँ से? तो उसके लिए जो हमारा युवा है, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पौराणिक काम थे, टेक्निकल काम थे, उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी तो मेरिट के आधार पर, सरकारी नौकरी की, हरियाणा सरकार की मैं बात कर लेता हूँ। कांग्रेस की सरकार जो 10 साल रही, उस सरकार में रिकॉर्डेड है 60,000 नौकरी मिली। इस सरकार ने 10 साल में 1,40,000 तो रिकॉर्डेड नौकरी है जो मेरिट पे रखी है, यानी डबल से भी ज़्यादा नौकरी हमने दी। और नौकरी दी नहीं, एक विश्वास जो मैंने कहा कि युवाओं में जगाया कि आप मेरिट के आधार पर आप पढ़िए और आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको किसी की पर्ची के, किसी एमएलए, एमपी या केंद्रीय मंत्री या प्रदेश मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं। नौकरियों के मामले में हरियाणा ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है, और हरियाणा ने नौकरी, और केंद्र की तो मैं बात करूं तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आपको लोन दिया। और यहाँ तक कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे कुछ भाई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मतलब अपना स्वयं का बिजनेस करने का काम किया। और हमारे यहाँ पे शहरों में जो मैं देखता था कि चाहे जो बिजनेस, ये नहीं समझ में आ रहा, इतना विकास जब हुआ, इतनी नौकरियां दी थी, इतना विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया, 240 पर क्यों अटक गए? किस पे अटक गए? 240। अच्छा, वो विषय तो मैं कह रहा हूँ कि झूठ के नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। बदला क्या? बदला जा सकता है क्या? वो कुछ चीजें राज करने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। एक व्यक्ति सत्य पे, हम भी आज भी सच पे आधारित बात बोल रहे हैं। जो मैंने बोला वो धरातल की बात बोली है। अब रहेगी डेवलपमेंट की बात, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। अगर गुरुग्राम की हम बात कर लें तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। यहाँ बहुत से लोग बैठेंगे, उनको तो याद ये चीज़ जरूर आनी चाहिए कि हम नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव की तरफ आते थे तो साउथ सिटी 1 से, और मुझे ओल्ड डीएलएफ आने में, मेरा घर उस वक्त ओल्ड डीएलएफ में था, उस ओल्ड डीएलएफ आने की तरफ मुझे 1 घंटा लग जाता। 31 वाली रोड फुल जाम थी। अपनी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में, आपका हिरोना चौक बना, आपका सिग्नेचर टावर चौक बना, आपका इफ्को चौक फ्लाईओवर, ये तीनों फ्लाईओवर बने। और इस जाम से निजात दिलाने का, नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में निजात दिलाने के कार्य किसी और सरकार ने नहीं किया, केवल और केवल भाजपा की केंद्र की सरकार ने किया। इससे आगे चलते हैं, केएमपी कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे केवल रेट का टीला बना रहा। चौटाला साहब कहते थे कि हमारे समय में शिलान्यास हुआ। हमारी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार बोलती थी कि ये हम इसको बना के देंगे,
रेत डाल के चले गए। ये केएमपी भी गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हरियाणा के अंदर अपने गुड़गांव में केएमपी बनता हुआ देखा या नहीं देखा, इसके बाद में बात करते हैं। इससे आगे की बात, द्वारका एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे छोटा लेकिन सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे वो आज बन के चालू हो रहा है। वो किस सरकार ने, वो भाजपा की सरकार ने बनाया। सुनिए, अच्छी बात है ये डेवलपमेंट। इसके बाद में मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ से मुंबई जाने के लिए सेक्टर्स को देखिए, शहर के इंडस्ट्रियल एरिया को देखिए, शहर के अंदरूनी रोडों को देखिए। अगर मैं इस बात को कहता हूं, जब सरकार आई थी बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि कांग्रेस अपने टाइम के जो गड्ढे खोद कर गई है हम उसे भरने का काम करेंगे, लेकिन वो गड्ढे नहीं भरे। उन गड्ढों को मुझे उस पे आप आने तो देंगे। पहले तो जो काम हुए हैं उसके विषय में चर्चा करना जरूरी है। हर व्यक्ति को आप आते ही ऐसे हम कोई भी कहते हैं कि तेने ये नहीं किया, तेने ये नहीं किया, तो पहले तो जो हुए हैं उसके लिए तो, लेकिन हालात ऐसे कि जाते हुए तो पूछ ले कम से कम, मतलब ऐसा लग रहा है। नहीं बहुत किया है, वही बताना चाह रहा हूँ, जो किया है वही बताना चाह रहा हूँ। मुंबई एक्सप्रेसवे बना के नहीं बना, और वो आज आप मुंबई जाने के लिए आपको बाई एयर जाने की जरूरत है, गाड़ी से भी इजीली आप अपने मुंबई जा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह जो कारण है उसमें तो हम रहे ठीक। ये जो आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अंदरूनी हिस्से की, कूड़ा सर उठ नहीं रहा है। बहुत मैं वही बता रहा हूँ, बहुत डिटेल पे तो जा ही नहीं रहा हूँ। कूड़ा उठ नहीं रहा है, घरों में सड़ रहा है कूड़ा, मतलब चक्कर क्या हो रहा है। मतलब शहर के साथ जो 70-80% का रेवेन्यू दे रहा है जो शहर, आपने उसका कर क्या दिया, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। पीड़ा है ये। मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं। पीड़ा का समाधान क्या करेंगे? समाधान हो रहा है। बनते हैं आप तो देखिए ऐसा है, ये जो कूड़े की प्रॉब्लम आई, पहले तो कूड़े की बजाय हम जो बात कर रहे थे ना, अपन घूम के आ जाते हैं। पहले तो सबसे परेशानी पर ही आऊंगा ना। आपने जो विकास गिनाया वो तो ठीक है। कूड़े की समस्या ये कब से शुरू है, मतलब ये कब से शायद कांग्रेस के समय से ही होगी, ये उसको भी वहीं उन्हीं के खाते में लिख देते हैं। मेरे को आज अच्छे से यह ध्यान है कि जब हम संघर्ष कर रहे थे कि गुड़गांव 67 पैसा रेवेन्यू देता है तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में, हम संघर्ष कर रहे थे। हम सदर बाजार से हजारों लोग रैलियां निकाल रहे थे कि हमारे जो गुड़गांव की डेवलपमेंट है उसकी फाइल चंडीगढ़ जाके रुक जाती है और गुड़गांव हरियाणा के राजकोष में 67 पैसा डालता है। इसलिए गुड़गांव को अधिकार, गुड़गांव के डेवलपमेंट का अधिकार, हम ये नहीं कहते कि 67 का 67 पैसा गुड़गांव में लगे, पर हम ये जरूर कह रहे थे और हम ये मांग कर रहे थे कि हमारा जो गुड़गांव का राइट है, तो यहाँ कोई एक ऐसी अथॉरिटी बननी चाहिए जिससे गुड़गांव की फाइल, डेवलपमेंट की फाइल वहाँ ना अटके। और उस वक्त हम गुड़गांव नगर निगम की बात कर रहे थे। गुड़गांव नगर निगम बना, फिर हमने जीएमडी की बात करी, जीएमडीए भी बना, ये काम हुए, प्रयास अच्छे थे, और मुझे ये भी अच्छे से याद है, लेकिन इन प्रयास में जो फाइल चंडीगढ़ रुकती थी, मुझे ये भी वो गुड़गांव में अटक जाती है। एक मिनट, मुझे ये भी अच्छे से याद है कि तत्कालीन समय में मैंने एक द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल आया था जिसमें मैं उनके साथ गया था। गुड़गांव में हाई राइज टावर के नीचे कूड़े का ढेर था, और फिर मैं उनको रोहतक लेके गया। तो रोहतक में वैसे आमतौर पर 4 लाइटें आपने कहीं भी देखी होंगी स्थानीय निकाय में, रोहतक में एक ऊपर भी लाइट थी, 5 लाइट जल रही थी। वो मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था, तो वो उस समय भी समस्या थी। हमारी सरकार आने के बाद में निश्चित रूप से इसकी समाधान कराने का प्रयास करा। दिक्कत कहाँ आती है कि कूड़ा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे घर में रहे, पर कूड़ा सेग्रीगेट कहाँ हो ये जगह भी कोई नहीं देना चाहता। 6 जगह अभी चयनित की थी, खड़े हो गए लोग जाके, हमारे यहाँ कैसे हो जाएगा? अभी आप बताइए, कोई मिरेकल है क्या किसी के पास में कि कूड़े को, मेरे घर में तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन कूड़े को उठाने के लिए कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हमने बंदवाड़ी से आगे हमने उसको सेग्रीगेशन का आपके अधिकारी एक नोटिस जारी करके ये कह देते हैं कि अगर आपने कहीं बाहर कूड़ा फेंका नोटिस काट देंगे। आपके वो अधिकारी ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे कि कूड़ा घर से उठवा दे। सेग्रीगेशन का मुद्दा जरूर अहमियत रखता है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि शहर के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, लेकिन सिस्टम ने तो बंटाधार कर रखा है सर, सब कुछ हिला दिया है। चूंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था, जब ये बंदवाड़ी में जो कूड़ा सेग्रीगेशन और पूरा ढेर लग गया था, तो एनजीटी ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, और जिसको हमने टेंडर दिया था, जिस कंपनी को, इको ग्रीन को,
उनका 1100 रुपये पर टन के हिसाब से वो उस वक्त का टेंडर दिया गया था और वो बिजली बनाएंगे इससे, ऐसा उस टेंडर में था। लेकिन जैसे ही उन्होंने नेग्लिजेंसी की, उन पे पेनल्टी भी लगी और उनका रेट 1100 से 660 किया। फिर उसके बाद में उन्होंने घर घर से उठाने की गाड़ियाँ बंद कर दी तो वो 330 रेट किया। फिर उसके बाद में एनजीटी का ऑर्डर आया तो एनजीटी ने कहा कि भाई यहाँ से छोड़ो और कोई और स्थान देखो, कम से कम 5-6 स्थान चिन्हित करो ताकि ये अलग अलग जगह पे हो जाए, क्योंकि इतनी जगह की बिजली बनाना, इतना पावर प्लांट या प्लांट लगाना संभव नहीं है। तो मानेसर में जगह जगह 6 जगह चिन्हित की गई, एक भी जगह लोगों ने वहाँ पे उसको डलने के लिए अनुमति नहीं दी, लोग धरनों पे बैठ गए। अब स्थिति ये है कि दोबारा जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, तुरंत उनके संज्ञान में आया, गुड़गांव का दौरा किया, उन्होंने खड़े होकर कहा 3 बार दौरा कर चुके, अफसरों की फौज उतारी है, नया टेंडर इशू का कोड़ा उठने लगा है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक कोई भी हो, इंसान कोई भगवान नहीं होता, कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है उसकी दिक्कत भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो जिस उद्देश्य से हमने नगर निगम बनाया था, जिस उद्देश्य से जीएमडी का गठन किया था, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि प्रजातंत्र में जो प्रतिनिधि आप निर्वाचित करते हैं उसका बड़ा रोल है, अदरवाइज तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मान लो अधिक ब्यूरोक्रेट्स नहीं काम करना था, ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करना था, तो फिर हमने प्रजातंत्र का ये जो स्तंभ बनाया, 4 स्तंभ बनाए, एग्जीक्यूटिव बनाई, उसके बाद में डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया, उसके बाद में अपना जुडिशरी बनाई और उसके बाद में आप जो सबसे बड़ी ताकत रखते हैं मीडिया, जिसको हम कहते हैं, ये 4 सिस्टम प्रजातंत्र के हमारे मूल स्तंभ हैं जिन पे प्रजातंत्र खड़ा है। अगर ब्यूरोक्रेसी कोई गलती करती है तो उसके सिर के ऊपर प्रजातंत्र के तरीके से चुने हुए नुमाइंदे, गांव में बात करें तो छोटी सरकार पंचायत है और शहर में बात करें तो लोकल बॉडी छोटी सरकार है, उसमें हम अपने जनता अपने नुमाइंदे चुनती है। और अगर इनमें कानूनों में कोई गड़बड़ आती है तो उसके लिए आप विधायक चुनते हैं, और अगर इनसे भी नहीं तो केंद्र की देश चलाने के लिए सरकार चुनते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि जो गुड़गांव है, इसमें जो अधिकारी आता है उसके दिमाग में यहाँ आते के साथ कोई ना कोई ज़रूर चीज़ जहाँ की चकाचौंध घुस जाती होगी, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि का मजबूत और ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत से काम करते करते, क्योंकि विकास एक बड़ी सतत प्रक्रिया है, ये कोई कंप्लीट नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। इसमें करते करते भी जैसे आपने एक काम कर दिया दूसरा खड़ा हो जाएगा, आपने कोई रोड बना दिया, ओहो इसमें तो पानी की लाइन टूट गई है, उसको खोदना पड़ेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट करते करते अगर कमी रही है तो उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं कमजोरी हमारा जो हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते इस बात से कि हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो फर्ज बनता था उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि अगर ऑनेस्ट आप चुनते हैं, ये जनता से मेरी अपील है कि हम व्यक्ति को चुन देते हैं और व्यक्ति को चुनते वक्त आप ध्यान नहीं देते। आज के दिन लगातार गुड़गांव में यानी पूरे हरियाणा में आप देखेंगे पोस्टरों से, बैनरों से, खंभों पर लटके, मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं। जो ये लोग खर्चा करते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, और जो लोग मतलब यहाँ तो दुकानें तक खुली हैं जो ये कहते हैं मैं सरकार का एक पार्ट हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सरकार का पार्ट हूँ, मुझे जो कराना है मैं सरकार से कराऊंगा। जो लोग अभी थोड़ी देर पहले कोई बातें हुई एनजीओज के नाम से हुई या व्यक्तिगत मेरे स्वार्थ के लिए, अगर मैं कोई चीज़ लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मैं क्या वसूल करूँगा। जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट घुस गई है राजनीतिक क्षेत्र में, हमको उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। हमको भारतीय जनता पार्टी बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है, और कम से कम ऐसे लोग जो ईमानदारी के प्रतीक हों, जिन्होंने अपने आप को प्रूव कर रखा हो, उन लोगों को आगे अगर लेके प्रोत्साहित जनता करेगी तो स्वाभाविक तौर पे क्या होता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और उसके साथ में आपस में अगर गठजोड़ हो गया तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। समय का अभाव है, समय का अभाव है। चलिए आप पूरी कर लीजिए बात, समय का। तो मेरा अनुरोध केवल इतना सा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
नायब सैनी जी की सरकार ने, तत्कालीन मनोहर लाल जी की सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, लोगों को घर तक डिलीवरी पहुंचाई है। और इसके साथ साथ नायब सैनी जी के आने के बाद बीजेपी की खूबसूरती है। अभी आप देखेंगे तो वो बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, बीजेपी में ही संभव है कि गरीब का बेटा पीएम बन सकता है, बीजेपी का बेटा पिछड़े वर्ग का नायब सैनी बेटा मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी की बेटा बेटियों को भी और नायब सैनी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, कांग्रेस गलफत में है, भूल में ना रहे। उनके जो काले कारनामे थे और जो ये भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद था, वो आज भी गुड़गांव के नहीं पूरे हरियाणा की जनता के दिलों में है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में और नायब सैनी जी की दूसरी बार बहुमत की सरकार हरियाणा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेएल शर्मा जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और जाहिर सी बात है, सरकार में है, आपकी पार्टी है, तो अपना पक्ष तो रखेंगे। खैर, बाकी चुनाव है और जब चुनाव है तो मतदान जब करें तो सोच समझ के सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शर्मा जी। इससे पहले आपका धन्यवाद करें और आपको सोफे पर विराजमान होने के लिए निवेदन करें, उससे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप समय निकालकर आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ श्री हरीश घई जी और श्री अंशुल ढींगरा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो मंच पर आएँ और हमारे आज के इस पैनल के स्पीकर श्री जीएल शर्मा जी को अवार्ड देकर सम्मानित करें। एसपी अग्रवाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। मैं राज जी का, इनकी टीम का और आप सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आने वाले समय की जन्माष्टमी पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।